प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज अपन दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत है वह संघर्षकालीन, पहले इससे पूर्व अपन ने पढ़ा था, वो अपन ने पढ़ा था जो स्वर्णकालीन भारत, जिसको गोल्डन एज कहा जाता, वो पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे संघर्षकालीन भारत के बारे में। तो अपन है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक। इस समय संघर्षकालीन भारत, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में आते हैं। रीट है, पुलिस कांस्टेबल है, पटवारी, आरएसपी और मेन परीक्षा में आते हैं। उसके बाद में स्कूल लेक्चर परीक्षा में भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप है अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनको पढ़ने वालों को फायदा मिल सके। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले आपसे ये अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, तब जाके सफलता प्राप्त करें। होगी आपको। मेहनत कर मानवी मेहनत राके मान, बिन मेहनत धनी नहीं, बिन मेहनत कोई आपका धनी, गुरु धनी भगवान। आपके बिना मेहनत के आप कोई आपका पक्ष नहीं है, आपका हमदर्दी नहीं है। आप मेहनत करोगे तो आपको मुकाम प्राप्त होगा। इसलिए आप है आज से ये निश्चित कर दें, कम से कम मैं हर रोज 6 घंटे 7 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा, पुस्तकों को पढ़ूंगा, तब आपको आनंद आएगा। अब देखते हैं संघर्षकालीन भारत। अब भारत का सबसे पहले संघर्ष किसके साथ में होता है? अरबों के साथ में होता है। अरब आक्रमण होता है और अरबों के साथ में संघर्ष पहला होता है। खलीफा होता है अमर या उमर खलीफा के समय, उमर खलीफा होता है, उसके समय आक्रमण होता है ठाणे पर। ठाणे स्थान है, ये समुद्री रास्ते से आक्रमण हुआ था। और ठाणे पर जो आक्रमण होता है उसमें क्या होता है, अरबी वह असफल हो जाते हैं। इसकी जो है किताब है जिसका नाम है फुतूह उल बुल्दान। इस पुस्तक में ये जानकारी मिलती है। उसके बाद में अरब आक्रमण कहां पर करते हैं? भड़ूच का बंदरगाह व डबोल बंदरगाह, ये भी समुद्री रास्ते से आक्रमण होता है। और इस आक्रमण के समय ये कहा जाता है कि इस आक्रमण में भी इनको क्या है? असफलता मिलती है, असफलता मिलती है। अरबी सेनापति होता है मुदैया, ये पराजित हो जाता है। और इसकी जानकारी कौन देता है? सचनामा पुस्तक से ये जानकारी मिलती है। तो ये अरबों के आक्रमण हुए। उसके बाद में आपको मालूम है यहाँ पर आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। युद्ध का नाम है रावण का युद्ध। आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, रावण के युद्ध में राजा होता है सिंध का दाहिद है, वह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम में ये क्या करता है? ये पहला जोहर माना जाता है। और इसकी 2 पुत्री हैं, देवल देवी और सूर्य देवी। इनको दोनों को ले जाता है। और उसके बाद में ये मोहम्मद बिन कासिम को वहां का खलीफा मौत के घाट उतार देता है। ये दोनों ये कहते हैं कि इसने आपके वचन का पालन नहीं किया, इसलिए इसके बाद में ये कहती है हमने तो हमारे जो हमारे परिवार के लोग थे उनका बदला लेने के लिए ऐसा किया। तो आपको महत्वपूर्ण क्या है? रावण का युद्ध याद रखना। ये अरबों के आक्रमण। अब तुर्की आक्रमण हुए। तुर्क पहला कौन था? मोहम्मद गजनवी ये। और सबसे पहले सुबुतगिन। तुर्की कौन था? सुबुतगिन, इसके द्वारा आक्रमण किया जाता। उसके बाद में
मोहम्मद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है? ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में। कितनी बार करता है? 17 बार आक्रमण करता है। और 17 बार आक्रमण में सबसे पहले वह 1001 से 1000 से शुरू करता है और 1027 तक 17 बार। पहला आक्रमण है वह जयपाल, कश्मीर का शासक है जयपाल, उसके खिलाफ करता है और वह क्या कर लेता है? आत्महत्या करता है। ये उसके बाद में ये जो आक्रमण करता है उसके कौन सा शासक होता है? आनंदपाल, ये भी कश्मीर का, इसके साथ में ये आक्रमण करता है। उसके बाद में आपको मालूम है राज्यपाल, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है और इसमें 1025 में ये कहां पर आक्रमण करता है? सोमदेव का मंदिर को लूट लेता है और वहां का शासक होता है भीम प्रथम। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और अंतिम है वह 1027 में खोखर के जाटों के विरुद्ध में विद्रोह होता है। तो ये मोहम्मद गजनवी कई बार आक्रमण। उसके बाद में आपके कौन आ जाता है? मोहम्मद गोरी, ये भी भारत पर कई बार आक्रमण करता, परंतु प्रमुख रूप से 1191 और 1192 दो युद्ध यहाँ पर होंगे। 1191 और 1191 का युद्ध है, उसमें आपको मालूम है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ध्यान रखना प्रश्न कई बार पूछा गया, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये विजित होता है। दूसरे युद्ध में ये क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इतिहास अपने शाकंभरी का चौहान वंश पूरा अपने वीडियो आपने उसमें आराम से देख सकते हो। अब आगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अब देखते आपको प्रश्न यहाँ से कैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इन अपने इसमें से सामाजिक से रिलेटेड है, इसलिए कोई भी प्रश्न आपने राजस्थान के अधिकतर प्रश्न इसमें ही आते हैं, ये ध्यान रखें। अब आगे अपन देखते हैं, तो अपन कैसे देखते हैं? अब किसकी जो है दिल्ली सल्तनत पूरा देखते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक को क्या होता है? दिल्ली सल्तनत होता है। अब दिल्ली सल्तनत में आपको वंश कितने हैं? 5 वंश। अगर कभी प्रश्न पूछ ले तो आप क्या बताओगे? 5 वंश। पहला वंश है वह कौन सा है? गुलाम वंश। दूसरा वंश है वह कौन सा है? खिलजी वंश। तीसरा वंश है वह तुगलक वंश। चौथा है वह सैयद वंश। पांचवा वह लोधी वंश। संस्थापक का पूछ सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इसका है खिज्र खान और बहलोद लोधी। ये अब गुलाम वंश कब स्थापित हुआ? 1206। खिलजी वंश 1290 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 ईस्वी, सैयद वंश 1414 ईस्वी और लोधी वंश 1451 ईस्वी। तो ये आपके ऐसा भी प्रश्न आपको पूछ सकते सीधा, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। ये आ गया। अब अपन पढ़ते हैं गुलाम वंश, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 में। स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब अपन देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? यामीनी वंश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इल्बरी वंश कहा जाता है।
ये ध्यान, गुलाम वंश को इस नाम से जानते हैं। अब देखो आगे, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको इतिहास में क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। ये बहुत दानी देने वाला था, दान देने वाला, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाखों को दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा। इसने कौन सी अपने नाम के किसी प्रकार के सिक्के नहीं ढाले थे। उपाधि एवं सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। सिपह सालार की उपाधि वह धारण की थी और इसने अपनी राजधानी व लाहौर को राजधानी बनाया और उसके बाद में इसके दरबार में हसन निजामी रहता था, जिसकी पुस्तक है ताज उल मासी। हसन निजामी ने इस पुस्तक की रचना की थी। दरबार किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाने वाला शासक ऐसा। उसके बाद में अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। झोपड़े का निर्माण विस्तृत आप है वीडियो सल्तनत काल अपन पढ़ेंगे, उससे सपालदक्ष या शाकंभरी के ऐसा वीडियो आप उसमें देख सकते हो। वहां पर है विग्रहराज चतुर्थ की संस्कृत पाठशाला। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा जाता है और उस जो चौहानों का शरण काल का उसके द्वारा निर्मित है, उस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया और ऐसा भी कहा जाता है कि वहां 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक एवं ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में ख्वाजा बख्तियार काकी आरएस में प्री में प्रश्न पूछा गया। स्मृति में कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वह कुतुब मीनार का निर्माण वह शुरू करता। पहली जो इसकी है पहली मंजिल है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई जाती है। तो ये आपके ऐसे। और उसके बाद में समकालीन इस्लामिक साहित्य में यह जानकारी मिलती है कि पोलो खेलते हुए, पोलो या शोगोन खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी। तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। अब अपन आगे देखते हैं इसके बाद में शासक कौन बनता है? इल्तुतमिश शासक बनता है। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं अपन। इल्तुतमिश मध्यकालीन इतिहास बहुत ही हर्ड इतिहास के अंतर्गत आता है। यहाँ से प्रश्न कभी कभी तो बहुत ही हर्ड आते हैं, नेट यूजीसी में तो इतने हर्ड, बहुत हर्ड आते हैं। अब अपन आगे देखते हैं इसमें इल्तुतमिश 1210 से 1236। इल्तुतमिश के समय या प्रमुख रूप से अपन देखते हैं तो इल्तुतमिश से खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक
ये इल्तुतमिश के समय 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध तहाबुद्दीन याल्दोस के साथ में होता है और उसमें उसको पराजित करता। तराइन का तृतीय युद्ध कब होता है? 1215 ईस्वी में होता है। उसके बाद में 1223 में इल्तुतमिश मालवा पर अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है। यह राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। ये ध्यान रखें, राजधानी ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा 40 गुलामों का एक दल था, 40 गुलामों का दल, जिसको कहते हैं तुर्कान ए सहल गानी, इसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश ने क्या किया था? टक्का, ये था चांदी का, 175 ग्रेन का, और जीतल, ये था तांबे का, सिक्के ढाले थे। ये आपको याद रखना। उसके बाद में इसके पुत्र का नाम, बड़े पुत्र था नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, तो ये नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है, उसका निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। तो ये इल्तुतमिश, और उसके बाद में 1236 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद में अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान सबसे पहले मुसलमानों में सुल्तान एवं किसने धारण किया था? मुहम्मद गजनवी ने, गजनवी, ये सुल्तान पद को धारण करने वाला। ऐसा भी आपको प्रश्न एवं पूछ सकते। अब अपन देखते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। इसका विरोध किसने किया? कट्टरपंथी मुसलमान, परंपरावादी मुसलमानों ने शासक बनने से इसको मना कर दिया। शासक बनने से मना किया, परंतु ये शासक बन गई। तो उसके बाद में इसने क्या किया? ये कुनबा तथा कोट तथा टोपी पहनकर जाती। कुनबा अपन कहते हैं, कोट तथा टोपी लगाकर दरबार में जाती थी, इसलिए ये मुसलमान ये इससे विरुद्ध में हो गए। दूसरे इसने क्या किया? अबिसिनिया का एक व्यक्ति था जलालुद्दीन याकूत, उसको अमीर ए अश्वशाला, अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया। इसका अर्थ क्या होता है? अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। ये अब इससे भी इससे इनको क्या हुआ? ये क्रोधित हो गए। इसके बाद में क्या किया? इसकी मृत्यु के बाद में अल्तुनिया से विवाह किया, और उसके बाद इन दोनों की 1240 में हत्या कर दी जाती है। ये तो इसके बारे में आपको प्रश्न, पहली शासिका रजिया सुल्तान, अमीर आखुर क्या अश्वशाला का प्रधान होता, उसको कहा जाता है। आगे अपन देखते हैं इसके बाद में
रजिया सुल्तान के बाद में यहाँ निर्बल शासक है, बिल्कुल निर्बल शासक है, उनके बारे में अपन देखते हैं। निर्बल शासक है, इतने शक्तिशाली शासक बिल्कुल नहीं है। तो अपन देखते हैं उसके बाद में कौन शासक बनता है। बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद और उसके बाद में बलबन। ये आपको ध्यान रखना है। बहराम शाह 1240 से 1242 निर्बल शासक था। 1242 से 1246, 1246 से 1265 तक। और इसके समय प्रमुख रूप से ये भी निर्बल थे। ये सभी आपको क्रम से याद रखने बहुत जरूरी। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते निम्न को क्रम से लिखिए तब। इसके समय प्रमुख रूप से शक्ति किसकी थी? बलबन की। बलबन ये 1265 से लेकर 1285 तक शासक रहता है ये। और बलबन के समय कई प्रकार के, बलबन ने शुरुआत में क्या किया था, बलबन ने एक विभाग बनाया था, दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग। इसको अर्ज की जगह आरिज भी लिखा हुआ आ सकता है, आरिज। इसकी स्थापना की, एक नंबर। दूसरा, बलबन ने प्रमुख रूप से क्या किया था, एक प्रथा है जिसका नाम है सिजदा तथा पापोश प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा की गई थी। नंबर 3, लोह व रक्त की नीति का प्रतिपादन किया। उसके बाद में राजत्व का देवीय सिद्धांत, ये भी किसका था? बलबन का था। तो ये सिजदा मतलब शासक है, उसका है पैर को चूमना है नतमस्तक होकर। लोग रक्त की नीति के द्वारा जो व्यक्ति है उसको हत्या कर देना, बच्चे और स्त्रियां उनको गुलाम बनाना। राजत्व का देवीय सिद्धांत ये कहता है कि शासक है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, और शासक है उसमें कुछ विशेष गुण है जिसके कारण भगवान ने उसको शासक स्वीकार किया, अन्य लोगों से वह श्रेष्ठ होता है। ये राजत्व का देवीय सिद्धांत है, उसके प्रतिपादन किया था। अब आगे अपन देखते हैं इसके बाद में इस वंश का अंतिम शासक वह होता क्यूमरस। क्यूमरस ये ध्यान रखना, गुलाम वंश का अंतिम शासक। अब आगे वंश आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश, खिलजी वंश के स्थापना कौन है? संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। ये इस वंश की स्थापना करता है। और इसके बाद में ये 70 वर्ष का है, बुढ़ा है, इसलिए इसका पुत्र जो होता है, इसका भतीज व दामाद जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, वह इलाहाबाद में इसकी हत्या कर देता है। इलाहाबाद में इसकी हत्या कर देता है। इसकी हत्या वह, इसका क्या है? दामाद है, और इसका भतीज वह इसकी हत्या कर देता है। बाद में शासक कौन बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। ये शासक बनने के बाद में ये साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी था, इसलिए इसने संपूर्ण भारत पर अधिकार करने का, और इसने कौन सी? द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। कौन सी? सिकंदर ए सानी, या अपन कहते हैं द्वितीय सिकंदर, इसकी उपाधि धारण की और संपूर्ण भारत पर ये
आक्रमण करके अधिकार करना चाहता था, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक था। इसलिए इसने 1301 रणथंभौर पर अधिकार, 1303 चित्तौड़गढ़ पर अधिकार, 1308 सिवान, 1311 जालोर। ये राजस्थान, ऐसा अपन पढ़ा है, आप इसके बारे में देख सकते हो। अब देखो इसमें इसको, इसके बाद यहाँ इसका नाम खिजराबाद कर दिया, इसका नाम खैराबाद कर दिया, इसका नाम जलालाबाद। ये अपन ने ऐसा, आप रणथंभौर का स्वान वंश से अपने वीडियो पढ़ सकते हो। चित्तौड़गढ़ के बारे में भी ऐसा आपने पहले अपलोड किया। उसके बाद में इसने कहां पर है, गुजरात पर आक्रमण किया, कर्णदेव वहां का शासक था, उसको पराजित किया। उसके बाद में इसने दक्षिण भारत में हिंदू से रूपांतरित मुसलमान था मलिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर मलिक काफूर को भेजा। और इसने पांडे, होयसर, देवगिरी यहाँ पर है आक्रमण किया था। तो ये कई प्रकार के पूरे भारत में इसने आक्रमण करके सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की थी। और इसके बाद में अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी है, उसकी सबसे प्रमुख रूप से व्यवस्था है वह बाजार व्यवस्था मानी जाती है। बाजार व्यवस्था है की स्थापना है वह सबसे प्रमुख रूप से बाजार की जो व्यवस्था वो सशक्त थी। इसने बाजार व्यवस्था का जो प्रमुख था, बाजार व्यवस्था, उसका नाम है दीवान ए रियासत, ये विभाग बनाया। और इसके अंदर सहाना ए मंडी और गुप्त विभाग बनाया था दीवान ए बरीद। ये ऐसे विभागों की स्थापना की। और बाजार को क्या कहा जाता, सराहा ए अदल। ये इस प्रकार की बाजार व्यवस्था, उसको क्या किया था, सशक्त करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में खिलजी वंश का शासक है वह 1316 में कौन बन जाता है, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या मुबारक खिलजी। इसने सभी अपने पिता के आदेशों को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। और ये खुद ने क्या किया, खलीफा की उपाधि धारण की। 1320 में इसकी है मृत्यु हो जाती है। और आगे कौन सा वंश है, तुगलक वंश अपन पढ़ते हैं आगे, तुगलक वंश के बारे में। यहां से बहुत अच्छे हार्ड है, इसलिए आप पढ़ोगे नहीं, वीडियो बहुत कम, ये चैप्टर बहुत कम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पढ़ते हैं वो सबसे आगे जाते हैं, ये ध्यान रखें। अब है तुगलक वंश, स्थापना 1320, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। ये तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले यहाँ नहरों की स्थापना की, ये स्थापना की। दूसरा ये है, ये अंतिम रूप से बंगाल विजित होकर जा रहा था। बंगाल विजय के बाद में वापस लौटा। वापस लौटने के बाद स्वागत के समय लकड़ी का महल गिर जाने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में शासक बनता है जूना खां उलुग खां नाम है, और उससे मोहम्मद बिन तुगलक ये शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, मूर्ख बादशाह कहा जाता है, बादशाह के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है, रक्त का प्यासा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अंतर विरोधियों का विस्मयकारी
मिश्रण कहा जाता है, इसको इस नाम से जानते हैं। अब अपन देखते हैं इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके कई कारण है, उसके बारे में देखते हैं। पहला है इसकी 5 योजना, ऐसा प्रश्न पूछ सकते निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं। 5 योजना जो विफल हो गई थी, 5 योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की। पहली है 2 आब में कर बदली, दूसरी है कराचिल अभियान, तीसरी है कुराचन अभियान, चौथी इसमें राजधानी परिवर्तन। ये राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, देवगिरिया दौलताबाद। चौथी इसकी ये सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा टोकन मनी, और जिसके कारण लोगों ने मुद्रा को बना लिया और इसके कारण ये सांकेतिक मुद्रा का जो है ये इसके प्रमुख रूप से इसके जो पतन का कारण रहा था। अब उसके बाद में अपन देखते हैं इसने कृषि विभाग के लिए, कृषि विभाग के लिए दीवान ए अमरकोही, कृषि के लिए विभाग बनाया जिसका नाम है दीवान ए अमरकोही नाम से एक विभाग बनाया। इसके समय 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री है इब्न बतूता, ये इसके समय आया था और इसको क्या है काजी के पद पर नियुक्त किया और दूत बनाकर 1342 में चीन भेज दिया ये। और इसी के समय 1336 में इसने इब्न बतूता ने ग्रंथ लिखा था रिहला, ये ध्यान रखना। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और स्थापना किसने की थी, हरिहर तथा बुक्का द्वारा की गई, विजयनगर साम्राज्य। ये इसके समय अपन है प्रमुख रूप से पढ़ते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं इसके बाद में शासक के बाद 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है और शासक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। आगे शासक कौन बनेगा, फिरोज शाह तुगलक, वह शासक बनता है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1389 तक शासक होता है, फिरोज शाह तुगलक। अब इसके समय ये प्रमुख रूप से कई नगरों की स्थापना करता है, हिसार, फिरोजा, जौनपुर। ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकते, इन नगरों की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक। अब इससे पूर्व अपन ने पढ़ा था, इससे पूर्व ये प्रश्न है कि सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखना। इसने क्या किया, सरकारी तथा सेना के पदों को वंशानुगत बना दिया। ये सरकारी और सेना के पदों को क्या कर दिया, वंशा। और अलाउद्दीन खिलजी अपन पढ़ते, इसके समय इसका दरबार में कौन था, अमीर खुसरो था। इसकी पुस्तकों का कभी कभी पूछ सकते हैं, मुफ्ता उल फतूह, खजाइन उल फतूह, नूहे सीपियर। ये इसमें जलालुद्दीन खिलजी की आक्रमण का उल्लेख है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य विजयों का उल्लेख है। तो ये इसके समय प्रमुख रूप से ये अलाउद्दीन 7 सुल्तानों के समकालीन था।
7 अमीर खुसरो। अब आगे अपन देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आगे अपन देखते हैं सरकारी तथा सेना के पदों को वंशानुगत बना दिया, ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकते। इसके समय क्या हुआ था, उसके बाद में इसने क्या किया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, जजिया कर लगाया ये। और इसके सभी करों को मिलाकर 4 प्रकार के प्रमुख कर लिए जाते थे इसके समय। 4 कर थे। खम्स क्या था, लूट कर, खराज भूमि कर, जजिया गैर मुसलमानों से, ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला। ये 4 प्रकार के कर है प्रमुख रूप से इसके समय लिए जाते। अब इसके बाद में देखिए इसने क्या किया था, बगदाद ये दासों के लिए विभाग बनाया, दासों के लिए विभाग। और इसमें 1,80,000 दास थे, इसके 1,80,000 दास थे। इसने दासों के लिए विभाग बनाया था दीवाने बगदाद नाम के वक्त। इसने खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को शुरू किया था, खेती की शुरुआत। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, शुरुआत की थी। उसके बाद में बाग लगाने की प्रथा शुरू की, बाग लगाने की प्रथा भी फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की। उसके बाद में अपन देखते हैं फिरोज शाह तुगलक इसने सतलज नदी से दीपालपुर तक एक नहर बनाई। दूसरी बार यमुना नदी से सिरमौर तक नहर का निर्माण किया गया। तो ये अपन पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ये कट्टर मुसलमान था, ये है कट्टर मुसलमान, इस्लाम का प्रतिपादन करने वाला था। अब इसके बाद में इस वंश का अंतिम शासक है नसरुद्दीन महमूद। इसके समय 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। नासिरुद्दीन महमूद आक्रमण 1398 तैमूर का आक्रमण होता है। इसका प्रश्न भी आपको पूछ सकते, कब किया, किसके समय किया। उसके बाद में आगे है अपने खिचर खान व 1414 ईस्वी में स्थापना किसकी करते हैं, शेद वंश की स्थापना। ये इसके बाद में शासक के बाद कौन बनता है, मुबारक। खिचर खान के बाद में शासक बन जाता मुबारक शाह। उसके बाद में शासक है वह आराम शाह। ये मुबारक तारीख के मुबारक शाही याह्या बिन सिरहिंदी के द्वारा लिखित पुस्तक। ये वंश है वह इतना शक्तिशाली वंश नहीं होता है। उसके बाद में लोधी वंश स्थापना है वह 1451 बहलोद लोधी द्वारा की जाती है। बहलोद लोधी वंश की स्थापना कब करता है, 1451 में। इसके बाद में शासक बन जाता है इसका पुत्र जिसका नाम है निजाम शाह। वह सिकंदर शाह या सिकंदर लोधी के नाम से शासक बनता है। और उसके समय किसकी स्थापना की जाती है, आगरा की स्थापना की जाती है। आगरा की स्थापना कहीं पर 1504 है, कहीं पर 1506 लिखा हुआ। आगरा की स्थापना की जाती है। ये आगरा की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। अब उसके बाद में ये क्या करता है, इसके समय भूमि माप की इकाई है गज ए सिकंदरी। इसकी शुरुआत की ये भूमि माप ये कितने 30 इंच का होता है। ये आपको प्रश्न ऐसा पूछ सकते। अब उसके बाद में जो शासक बनता वह इब्राहिम लोधी। 1517 युद्ध होता है
खातोली का युद्ध, पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है। 1518 युद्ध होता है बांडी का, पराजित कौन हो जाता है? ये पराजित हो जाता है। दोनों बार किससे पराजित होता है? महाराणा सांगा से पराजित, ऐसा ध्यान रखना है। इसके बाद में 21 अप्रैल 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में ये क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और जीता कौन है? बाबर। और बाबर भारत में किसकी स्थापना करता है? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बाबर के द्वारा की जाती है। तो ये आपके प्रमुख रूप से अपन ने पढ़ा है किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से शासक हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा है। अब आगे अपन देखते हैं इसके बाद में, तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था? प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, प्रशासन में सबसे प्रमुख रूप से होता था सुल्तान, पहला सुल्तान। जितना भी है न्याय का काम है और अन्य प्रकार के राजस्व है, वित्त है, सबसे प्रमुख रूप से सब कौन होता था? सुल्तान होता था। सुल्तान के नीचे कौन होता था? अमीर होते थे। और अमीर को अपन देखते इल्तुतमिश ने कौन सी स्थापना की थी? तुर्कान ए सहलगामी। और इसको स्थापित इल्तुतमिश, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसको है, इसके जो है इसको खत्म किसने किया था? खत्म करने वाला बलबन, ये अमीर वर्ग था। दूसरा, तीसरी यहाँ पर मंत्री परिषद, जिसको क्या कहा जाता था? खलवंत कहा जाता था। दीवान ए खलवंत के नाम से जाना जाता है। दीवान ए खलवंत, ये मंत्री परिषद होती। इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते थे। एक होता था वजीर, एक होता था दीवान ए मुमारिक, एक होता था दीवान ए रिसालत, और एक होता था दीवान ए इंसाफ। ये 4 प्रकार के इसमें। दीवान ए विचारक भी इसका जो मुख्यालय उसको क्या कहते थे? दीवान ए विचारक, दीवान ए विचारक। ये क्या था? राजस्व विभाग। इसके साथ मुस्तोफी भी होता था, जिसको कहते थे महालेखा परीक्षक, मुस्तोफी, खंजासी, ये सभी इसके अंतर्गत आते। ये क्या था? सैन्य विभाग। ये है विदेश विभाग, ये है पत्राचार विभाग। ये ध्यान रखना, पत्राचार, दीवान ए इंसाफ। अब उसके बाद में दीवान ए बरीद, ये क्या था? गुप्तचर विभाग था। तो इस प्रकार अपने विभागों के बारे में देखते। अब आगे कई प्रकार के जो विभाग है इसके बारे में कभी कभी पूछते, इसकी स्थापना किसने की, ऐसा अपन देख लेते। अब जैसे ये केंद्रीय प्रशासन के बाद में प्रांतों का जो प्रांतपति होता था, प्रांतपति को क्या कहते थे? वली या नाजिम का होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में अपन देखते हैं जिले का राजस्व अधिकारी होता था, उसको क्या कहते थे? सिख कहा जाता था। ये आपको बहुत अच्छे प्रश्न है, इनको ध्यान रखना। अब अपन आगे देखते हैं। इसके बाद में अपन आगे प्रश्न ऐसे देखते हैं कौन कौन से। जैसे पहला है दीवान ए अर्ज या आरिज, दूसरा है दीवान ए वकूफ, दीवान ए मुख्तराज, उसके बाद में दीवान ए अमरकोही, उसके बाद में दीवान ए बंगदान। ये विभाग ऐसे
और कई प्रकार के विभाग हैं। ये स्थापना सैन्य विभाग, सैन्य संस्थापक है बलबन। ये है वित्त विभाग, जलालुद्दीन खिलजी, ये भी वित्त है, राजस्व संधि, अलाउद्दीन खिलजी। ये है कृषि विभाग, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। ये है दास विभाग, फिरोज शाह तुगलक। ये प्रमुख रूप से ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ये आरएस में पूछा गया, ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया, ये ऐसा प्रश्न आरएस 2012 प्री में पूछा गया, ये ऐसा विभाग सब इंस्पेक्टर में। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पूछ सकते, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आज इतना है, इसके बाद में है अपने अगले चैप्टर है वह इसके बाद में। इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं आएगा। पूरी वीडियो को आराम से देखिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, तब आपको आनंद आएगा।